स्टार्ट में हमने बिल्कुल स्टार्ट में एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का इंट्रोडक्शन दिया था, जिसमें बेंजीन रिंग को डिस्कस किया और दूसरे एरोमेटिक कंपाउंड्स को डिस्कस किया पहले लेक्चर में। और सेकंड लेक्चर में स्पेशली हमने ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड्स को डिस्कस किया था जो बेंजीन जिनमें नहीं था, और एंड जिस पे हमने मेनली फोकस किया था एंथ्रासीन पे और फिनांथ्रीन के ऊपर। और कुछ फर्स्ट लेक्चर में हमने पिरिडीन, फ्यूरैन, पायरोल की एग्जांपल्स भी दी थी कि ये भी एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। आज हम स्पेशली हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स पे थोड़ा सा फोकस ज़्यादा करेंगे, वो जो कि एरोमेटिक इन नेचर हैं और वो भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं। फॉर एग्जांपल हम पिरिडीन की एग्जांपल ले लेते हैं। पिरिडीन भी हेलोजिनेशन रिएक्शन जो है वो देता है, जस्ट लाइक अ बेंजीन, जस्ट लाइक एंथ्रासीन, फिनांथ्रीन। लेकिन कंडीशन थोड़ी सी चेंज होती हैं समाम के लिए, एक जैसी कंडीशन नहीं रहती। सपोज़ करें हमने बेंजीन में अगर हेलोजिनेशन करवाई थी तो उसमें अगर हम क्लोरीन ले रहे तो साथ में एक लेवस एसिड एज ए कैटलिस्ट ले रहे थे। अब देखें पिरिडीन की अगर हम हेलोजिनेशन करवाएं, उस पर ब्रोमिनेशन स्पेशली, तो इसके लिए हमें कोई लेवस एसिड नहीं रिक्वायर्ड, जस्ट 300 सेल्सियस टेम्परेचर हमने देना है और हेलोजिनेशन हो जाती है इसके अंदर। अब इसमें जो मेन कंसेप्ट है समझने वाला कि अगर हम इसकी नंबरिंग की बात करें तो नंबरिंग ऑलवेज हेट्रोसाइक्लिक स्टार्ट होती है। नाइट्रोजन को नंबर 1 दिया जाता है, इससे नेक्स्ट को नंबर 2, इससे नेक्स्ट को नंबर 3। तो इसमें एक बात आप देख रहे हैं कि जो ब्रोमिनेशन है वो 2 पोजीशन पे नहीं हो रही और 6 पोजीशन पे नहीं हो रही। ब्रोमिनेशन हो रही है तो 3 पोजीशन पे हो रही है या फिर 3 और 5 पोजीशन पे हो रही है। ठीक है। सिमिलरली ऐसे नाइट्रेशन है, जैसे बेंजीन में नाइट्रेशन करवाते थे तो हमने नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड रिक्वायर्ड था, यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट और सल्फ्यूरिक एसिड रिक्वायर्ड है। यहाँ पे साल्ट ले रहे हैं, एसिड नहीं ले रहे, नाइट्रेटिंग एजेंट जो है। तो इसमें भी जो नाइट्रेशन हो रही है देखें कि वो नाइट्रो ग्रुप जो है वो अटैच हो रहा है 3 पोजीशन पे। अगर हम सल्फोनेशन करवाएं तो सल्फोनेशन भी 3 पोजीशन पे होगी। इसमें हम सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं और मर्क्यूरिक सल्फेट लेते हैं। कंडीशन में थोड़ा थोड़ा चेंजेस हो सकती हैं, लेकिन मेन प्रोडक्ट जो है वो सेम ही रहेगी कि ब्रोमिनेटेड हेलोजिनेशन में कोई भी हेलोजन अटैच होता है, नाइट्रेशन में को नाइट्रो ग्रुप अटैच होता है, सल्फोनेशन में सल्फोनिक ग्रुप अटैच होता है। चाहे वो बेंजीन रिंग हो, चाहे एंथ्रासीन हो, चाहे हमारे पास पिरिडीन हो, पायरोल हो, फ्यूरैन हो, कोई भी हो, कंडीशन में थोड़ी थोड़ी चेंजेस होती रहती हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, अब कंसेप्ट की बात यह है कि अगर हमने ब्रोमिनेशन करवाई वो भी 3 पोजीशन पे, नाइट्रेशन वो भी 3 पोजीशन पे, सल्फोनेशन वो भी 3 पोजीशन पे हुई। ऐसा क्यों हुआ? अगर हम इसकी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स देखें, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर कब बनती हैं? जब कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है एरोमेटिक रिंग के ऊपर। सपोज करें हमारे पास ये इलेक्ट्रोफाइल है और बेंजीन पिरिडीन रिंग का पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके ऊपर अगर अटैक करता है, अटैक करने के बाद तो कौन कौन सी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स बन सकती हैं? सपोज करें वो अटैक 2 पोजीशन पे होता है, तो अगर 2 पोजीशन पे होता है तो अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करता है तो पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पे आता है और इसके बाद ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाता है और फिर ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाए और ये पॉजिटिव चार्ज नेक्स्ट पोजीशन पे चला जाता है 3 पोजीशन पे, और फिर इसके बाद ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर अगर शिफ्ट हो जाएं तो ये पॉजिटिव चार्ज उससे नेक्स्ट पोजीशन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो इस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स के अंदर देखें कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो नाइट्रोजन पे आया है। अगर ये नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसका मतलब ये कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लीस्ट स्टेबल कंसीडर की जाती है। अगर 3 पोजीशन पे अटैक हो, सपोज करें कि यही पाई इलेक्ट्रॉन जो है ये अटैक करता है 3 पोजीशन के रिस्पेक्ट से। अब 2 पोजीशन के रिस्पेक्ट से नहीं, 3 पोजीशन के रिस्पेक्ट से देखें तो जो पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है वो जनरेट हो रहा है 4 पोजीशन पे और 4 पोजीशन पे कार्बन है। और इसके अलावा अगर हम इसको रेजोनेंस के अंदर इन्वॉल्व कर दें इस पॉजिटिव चार्ज को, तो हम देख रहे हैं कि पहले 4 पोजीशन पे आया, फिर ये पॉजिटिव चार्ज सेकंड पोजीशन पे आ गया, फिर इसके बाद पाई
इलेक्ट्रॉन को अगर हम शिफ्ट करवाएं पॉजिटिव चार्ज की डेफिशिएंसी को फुलफ़िल करने के लिए, तो फिर दोबारा ये पॉजिटिव चार्ज 2 पोजीशन पे आ जाता है। तो इस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर के अंदर पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पे कहीं नहीं आ रहा। और सिमिलरली अगर हम 4 पोजीशन पे अटैक करवाएं कि ये वाला इलेक्ट्रोफाइल हम 4 पोजीशन पे अटैच करवा दें, तो डेफिनेटली पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा पोजीशन नंबर 3 पे। पोजीशन नंबर 3 वाला पॉजिटिव चार्ज जब रेजोनेंस के अंदर इन्वॉल्व होता है तो फिर भी पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पे एक दफ़ा ज़रूर आता है, ऐसी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ज़रूर बनती है, जस्ट लाइक अटैक ऑन द सेकंड पोजीशन। यानी कि सेकंड पोजीशन पे अटैक की वजह से भी नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, 4 पोजीशन पे भी अटैक की वजह से पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पे आता है। तो एक एक कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ऐसी बन रही है सेकंड पोजीशन पे अटैक की वजह से और 4 पोजीशन पे अटैक की वजह से, जो लीस्ट स्टेबल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है। तो जहाँ पे लीस्ट स्टेबल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स बनती हो वो अटैक प्रेफरेबल नहीं होते कभी भी। तो इसका मतलब 3 पोजीशन पे अटैक मोस्ट प्रेफरेबल है, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर नहीं बन रही जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पे आए, या सेकंड वर्डिंग में हम ऐसे कह सकते हैं कोई भी ऐसी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर नहीं बन रही तीनों में से जो लीस्ट स्टेबल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हो। तो अटैक हमेशा वही फेवरेबल होते हैं जिसमें जितनी भी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स बने वो सारे के सारे कंट्रीब्यूटिंग जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं वो सारे स्टेबल हों, लीस्ट स्टेबल कोई ना हो। तो दैट इज़ द मेन रीज़न कि क्यों पिरिडीन के अंदर हमेशा ही 3 पोजीशन प्रेफरेबल होती है अटैक के लिए। अब नेक्स्ट अगर हम 5 मेंबर्ड हाइड्रोसाइकिल रिंग की बात करें, ये सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, पायरोल, फ्यूरेन, थायोफीन, इनमें भी हेलोजिनेशन होती है, इनमें भी असाइलेशन होती है, इनमें भी नाइट्रेशन होती है, लेकिन इनमें नाइट्रेटिंग एजेंट जो हैं या फिर असाइलेटिंग एजेंट जो हैं वो चेंज हो सकते हैं। ब्रोमिनेशन सिंपल देखें, पिरिडीन में करवाई तो ब्रोमीन के लिए टेम्परेचर रिक्वायर्ड था, हमें 300 सेल्सियस में कोई टेम्परेचर रिक्वायर्ड नहीं। अगर पायरोल की ब्रोमिनेशन करवाई जाए तो इसमें जो ब्रोमिनेशन हो रही है, अगर हम इसकी नंबरिंग करें 1 पोजीशन है और ये 2 पोजीशन है, तो 2 पोजीशन पे प्रेफरेबली नंबरिंग हो इसके अंदर जो है वो अटैक हो रहा है। अच्छा जी, इसके बाद फ्यूरैन की अगर हम बात करें तो फ्यूरैन के अंदर एस्टिक एनहाइड्राइड यूज़ होता है एज ए एसाइलेटिंग एजेंट के तौर पे, जिसमें एसाइल फ्यूरैन बनता है। फ्यूरैन में भी साइल ग्रुप प्रेफरेबली 2 पोजीशन पे आता है, ठीक है जी। और अगर हम थायोफीन की बात करें तो थायोफीन में भी अगर हम नाइट्रेशन करवाएं तो नाइट्रेटिंग एजेंट जो है साइल एसिटाइल नाइट्रेट है, और इसके अंदर नाइट्रेशन भी सेकंड पोजीशन पे हो रही है थायोफीन में। यानी कि अगर 5 मेंबर्ड रिंग की बात करें तो 5 मेंबर्ड रिंग में प्रेफरेबली अटैक 2 पोजीशंस पे हो रहे हैं। अब इसकी रीज़न क्या है, क्यों होते हैं प्रेफरेबली अटैक क्यों होते हैं, कि अगर हम सेकंड पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल को अटैच करते हैं और पॉजिटिव चार्ज जो है वो 3 पोजीशन पे आता है, और ये 3 पोजीशन वाला पॉजिटिव चार्ज जब रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है तो जो पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है वो सेकंड पोजीशन पे होता है, और सेकंड पोजीशन पे आके ये स्टॉप हो जाता है, ठीक है जी। और इसको कंपनसेट करने के लिए सिर्फ इतना हो सकता है कि इसका जो लॉन पेयर नाइट्रोजन का वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाए और इसके बाद ये नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए। हालांकि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आना लीस्ट स्टेबल होने की ये निशानी होती है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अगर यहाँ भी रह जाता है तो इसके अंदर कोई कबाहत नहीं है। तो ये पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पे ना भी जाए तो फिर भी ये कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर स्टेबल ही रहती है। अगर ये 3 पोजीशन पे अटैक करते हैं तो 3 पोजीशन पे अटैक की वजह से जो है वो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर जो है या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज जहाँ पे जनरेट हुआ है इस जगह पे, तो ये पॉजिटिव चार्ज अब अपने आप को स्टेबलाइज कैसे करेगा, इसके साथ कहीं भी दोनों तरफ से कोई पाई बॉन्ड नहीं लगता अल्टरनेटिंग पोजीशन पे जो इसको स्टेबलाइज कर सके, लेकिन इसमें लग रहा था सेकंड पोजीशन पर अटैक की वजह से। तो इसमें 2 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर प्रेफरेबली बन रही हैं
और इसके अंदर अटैक की वजह से जब पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो कोई नेक्स्ट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ऐसी नहीं बन रही जो पाई बॉन्ड के शिफ्ट की वजह से, फॉर एग्जांपल पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होता है तो पॉजिटिव चार्ज तो इस पर है ही नहीं। तो बस इतना हो सकता है कि इस तरह नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर दे के इस पॉजिटिव चार्ज को कंपनसेट किया, इस तरह ये लोन पेयर भी अपना कंपनसेट कर सकता है इस लोन पेयर को अपना रेजोनेंस में इन्वॉल्व करने के बाद। तो इसमें एक ऐसी स्ट्रक्चर नहीं बन रही जिसके अल्टरनेटिव पोजीशन पे पाई बॉन्ड, इसके पास अल्टरनेटिव पोजीशन पे नेक्स्ट पे पाई बॉन्ड था जो शिफ्ट होके इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर रहा था। तो इस वजह से हमेशा सेकंड पोजीशन पे प्रेफरेबली अटैक होता है एज़ कम्पेयर टू थर्ड पोजीशन के। अगर हम रिएक्टिविटी की तमाम की बात करें, इनको कंपेयर करवाएं बेंजीन के साथ, जैसे हमने अगर किसी ने लास्ट वाला लेक्चर हमारा सुना था तो उसमें एंथ्रासीन, फिनांथ्रीन और बेंजीन की रिएक्टिविटी को हमने एक दूसरे के साथ कंपेयर करवाया था। इस तरह अगर हम 5 मेंबर्ड रिंग का कंपैरिजन करवाएं बेंजीन के साथ तो पायरोल इज़ द मोस्ट रिएक्टिव वन एज कम्पेयर टू फ्यूरैन। फ्यूरैन इज़ मोर रिएक्टिव देन थायोफीन, थायोफीन इज़ मोर रिएक्टिव देन बेंजीन। इसका मतलब बेंजीन एरोमेटिक करेक्टर के अंदर सबसे लीस्ट रिएक्टिव कंसीडर किया जाता है। ठीक है जी। अच्छा जी, ये दोबारा वही बात आ गई रेजोनेंस के हवाले से। ये बात हमारी जितनी भी हमने अब तक डिस्कस की है ये सिंपल एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिहाज से बातें डिस्कस की थी। इसमें हमने तकरीबन सारे टाइप के एरोमेटिक कंपाउंड्स को डिस्कस कर लिया जो मोस्टली देखे जाते हैं या पेपरों में एमसीक्यूज़ के लिहाज से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो इस लेक्चर लेने के बाद अक्सर बच्चों को ये ज़रूर अब पता लग गया होगा कि एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन कौन से हो सकते हैं, जो पहले नहीं पता था। ज़्यादातर हमारा फोकस सिर्फ बेंजीन पे होता था कि बेंजीन ही एरोमेटिक कंपाउंड्स है। तो ये सारे लेक्चर, 3 लेक्चर अगर आप हमारे ये सुन लेंगे तरतीब से सारे के सारे, पहले वाला, दूसरे वाला, अब ये तीसरे वाला, तो आपको इतना ज़रूर पता लग जाएगा कि एरोमेटिक के अंदर पहली बात एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ये बात भी पता लग जाएगी, और उनके अंदर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का कंसेप्ट भी पता लग जाएगा और कंपैरिजन भी हो जाएगा रिएक्टिविटी के हवाले से। अच्छा, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि हमने बेंजीन को या किसी एरोमेटिक कंपाउंड्स को, फ्यूरैन को, थायोफीन को, पिरिडीन को, पायरोल को या थायोफीन को अगर हमने सब्स्टिट्यूट कर लिया है, उसके ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर ली है और उस पर एक ग्रुप आके अटैच हो गया है, अब मज़ीद उसके ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकता है। तो अगर एक ग्रुप पहले लगा लिया उसको कहते हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड्स। हमारा फोकस यहाँ फिर दोबारा हम ये स्टार्ट से लेंगे बेंजीन के हवाले से कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड अगर बेंजीन हो तो उसके ऊपर मज़ीद हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाना चाह रहे हैं। क्या हो जाता है ऐसा? क्या ऐसा पॉसिबल है? हाँ जी, बिल्कुल हो जाता है, लेकिन इसके लिए कुछ रूल्स हैं। रूल्स क्या हैं कि सपोज़ करें कि जब हमारे पास सपोज़ के बेंजीन रिंग है और उसके ऊपर पहले ऑलरेडी ग्रुप लगा हुआ है, सपोज़ करें एक्स है, एक्स से मुराद कोई भी इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे अटैच है। जब एक ग्रुप लग जाता है तो उनकी दोनों एडजेसेंट जो कार्बन्स होते हैं उन पोजीशंस के अब नाम लिख दिए जाते हैं। इसको कहते हैं आर्थो पोजीशंस, स्मॉल लेटर ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है। आर्थो से नेक्स्ट वाले जो कार्बन होते हैं बेंजीन पे उन कहते हैं मेटा पोजीशन, स्मॉल लेटर एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। उससे नेक्स्ट वाला एक कार्बन है उसको कहते हैं पैरा पोजीशन। तो 2 आर्थो पोजीशन बन जाती हैं अगर मोनो सब्स्टिट्यूटेड रिंग हो, 2 मेटा पोजीशन बनती हैं और एक पैरा पोजीशन बनती है। अब इसी मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग के ऊपर अगर हम फर्दर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाना चाहते हैं तो फिर क्या होगा? क्या आने वाला इलेक्ट्रोफाइल आर्थो पोजीशन पे जाएगा या फिर मेटा पोजीशन पे जाएगा या फिर पैरा पोजीशन पे जाएगा? कहाँ पे जाएगा? तो इसके लिए ये वाला जो ग्रुप है जो एक्स है, इसकी इम्पोर्टेंस, इसकी नेचर को समझना बहुत ज़रूरी है। ये किस नेचर का कंपाउंड है? अब नेचर के हवाले से कंपाउंड जो हैं वो 4 तरह के हो सकते हैं, 4 टाइप्स के। अगर एक क्लासिफिकेशन बनाई जाए तो वो 2 क्लासिफिकेशन बनती हैं मेजर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स एंड इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप्स। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप EDG
एब्रीविएशन से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप EWG से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अच्छा जी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को फर्दर 2 क्लासेस में अगर हम डिवाइड करें, क्योंकि इसको 3 में भी किया हुआ है, वो क्लासिफिकेशन भी आपको दिखा देंगे कि स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप और मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। अच्छा, कुछ क्लासिफिकेशन इस तरह भी करते हैं, स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप, मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप, वीकली एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। इसी तरह इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स हैं तो इसमें भी स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप और वीकली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, इस तरह भी उनको डिवाइड किया गया है। अच्छा जी, एक्टिवेटिंग ग्रुप वो ग्रुप होते हैं अगर बेंजीन रिंग के ऊपर पहले से लगे हुए हों तो बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी और बढ़ा देते हैं, वो एक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं। अच्छा, कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं कि बेंजीन रिंग के ऊपर लगे हुए हैं और पहले बेंजीन जितना रिएक्टिव था अब उससे और ज़्यादा कम रिएक्टिव हो गया है, वो डीएक्टिवेटिंग हो गया। यानी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हमेशा बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी को कम करते हैं और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो हैं वो बेंजीन की रिएक्टिविटी को इन्हांस करते हैं। अब इसमें रेड सिर्फ डॉट देखें, रेड डॉट रिप्रेजेंट करते हैं ये आर्थो पोजीशन है और ये 2 आर्थो, ये पैरा पोजीशन है। यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो हैं वो बेंजीन की रिएक्टिविटी को इन्हांस भी कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, आने वाला जो ग्रुप है इलेक्ट्रोफाइल है वो आर्थो पोजीशन पे जाएगा, 2 आर्थो पोजीशन है, और पैरा पोजीशन पे जाएगा, मेटा पे नहीं जाएगा कभी भी अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है जी, इस जगह पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये वाला इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के लिए डॉट लगाया हुआ है। इसी तरह कि अगर इसकी जगह पे इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप अटैच है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग है, तो 2 पोजीशन ऐसी हैं जिस पे प्रेफरेबली इनकमिंग ग्रुप अटैच हो सकता है, वो मेटा पोजीशन है, सिर्फ मेटा पोजीशन पे आके ग्रुप अटैच होगा। तो इसका मतलब हम यूँ कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं और जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स है। तो इन ग्रुप्स की नेचर आपने समझनी है, उनको याद रखना है कि बेंजीन के साथ ऑक्सीजन उस पर नेगेटिव चार्ज है, या NH2 ग्रुप है यानी कि नाइट्रोजन पे लॉन पेयर होता है, या फिर नाइट्रोजन के साथ कोई R मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, या 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, या फिर कोई मिथॉक्सी ग्रुप है, इथॉक्सी ग्रुप है, R मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, कोई भी ग्रुप है, तो ये स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप हैं, ये बेंजीन की एक्टिविटी को बहुत ज़्यादा इन्हांस कर देते हैं। और सिंपल अगर बेंजीन के ऊपर एक और बेंजीन रिंग लगा हुआ है पाई बॉन्ड की वजह से, तो बेंजीन और रिएक्टिव हो जाएगा, लेकिन एज़ कम्पेयर टू NH2 के, एज़ कम्पेयर टू मिथॉक्सी के, एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोक्सिल के कम एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा। इन मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप कह सकते हैं। मिथाइल ग्रुप भी एक्टिवेटिंग है, ये भी मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप्स के अंदर आ जाता है। अच्छा, यहाँ पे आपको +M और +I के कुछ नोटेशंस मिलेंगे। +M किसके लिए है? ये हमेशा इसको हम मेसोमेरिक इफ़ेक्ट भी कहते हैं या फिर इसको रेजोनेंस इफ़ेक्ट भी कहते हैं। यानी कि +M की जगह कुछ बुक्स में +R भी लिखा हुआ नज़र आएगा आपको। +M या +R इन दोनों का मीनिंग एक ही होता है। R स्टैंड फॉर रेजोनेंस, M स्टैंड फॉर मेसोमेरिक। मेसोमेरिक इफ़ेक्ट भी कह सकते हैं, रेजोनेंस इफ़ेक्ट भी कह सकते हैं। यानी कि प्लस का साइन शो करता है कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, बेंजीन रिंग को डोनेट कर रहे हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन लोन पेयर, इनके पास लोन पेयर है और लोन पेयर है या पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो बेंजीन रिंग को डोनेट कर रहे हैं, तो उसके साथ +R या +M का साइन लगेगा। अच्छा, +I का मतलब क्या है? इसके साथ स्पेशली +I का लगा हुआ है। +I जो इफ़ेक्ट शो किया जाता है वो आपने ये पढ़ा भी होगा सेकंड ईयर के अंदर, मुझे पता नहीं, मुझे पढ़ा है कि मेसोमेरिक इफ़ेक्ट, इंडक्टिव इफ़ेक्ट, रेजोनेंस इफ़ेक्ट, पता नहीं आपने पढ़े हैं कि नहीं पढ़े। आई थिंक कि पढ़े होंगे। अच्छा जी, इसमें +I इंडक्टिव इफ़ेक्ट के लिए है। इन +I का मतलब है ये नेगेटिव चार्ज इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू बेंजीन रिंग को डोनेट होता है। अब कुछ ग्रुप के साथ +M तो लगा हुआ है लेकिन साथ में -I भी लगा हुआ है। +M का मतलब है कि इनके पास लॉन पेयर तो हैं, ये लॉन पेयर की वजह से बेंजीन रिंग को अपना लॉन पेयर दे देंगे
और इसके लिए इस वजह से इनके साथ प्लस एम लगेगा। लेकिन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ग्रुप या फ्लोरीन भी लगा हुआ हो, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से जो सिग्मा बॉन्ड है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। यानी कि माइनस आई इफेक्ट जो है वो इंडक्टिव इफेक्ट है, और रेजोनेंस इफेक्ट जो है वो इसका प्लस एम है। इंडक्टिव इफेक्ट सिग्मा बॉन्ड के थ्रू काम करता है, और रेजोनेंस इफेक्ट जो है वो हमेशा लॉन पेयर के थ्रू काम करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन के थ्रू काम करेगा। सिग्मा बॉन्ड का इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, जिन बच्चों ने ये थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट जिनको पता है, जिन्होंने सेकंड ईयर में ये पढ़ समझा हुआ है कि प्लस आई प्लस एम या माइनस आई माइनस एम क्या कंसेप्ट है, तो उनको ये अच्छी तरह समझ आ रहा होगा। जिनको नहीं पता तो उनके साथ थोड़ा सा ये है कि वो पहले कंसेप्ट को समझें, फिर इसकी तरफ आएंगे कि यानी रेजोनेंस इफेक्ट को, इंडक्टिव इफेक्ट को अच्छी तरह स्टडी करें, तो फिर उनको ये लेक्चर समझ में आ जाएगा। अच्छा जी, इसी तरह जैसे हेलोजेंस हैं, इनके साथ लिखा हुआ है प्लस एम, यानी कि लॉन पेयर तो बेंजीन रिंग को देंगे, रेजोनेंस में इन्वॉल्व कर लेंगे वाया पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड को कुछ नहीं होगा। लेकिन वाया इंडक्टिव इफेक्ट ये बेंजीन रिंग के सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ भी अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, ये ज़रा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हैं, लेकिन स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग नहीं है। स्ट्रांगली ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं, जैसे नाइट्रो ग्रुप है, अमोनियम ग्रुप है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लग, यानी कि वो एटम जो डायरेक्टली अटैच हैं बेंजीन रिंग के साथ लेकिन उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वो स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हैं। इसमें वह साइनाइड भी आता है, क्योंकि साइनाइड के अंदर देखिए कार्बन पॉजिटिव चार्ज तो नहीं है, लेकिन नाइट्रोजन जो है वो पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से इस कार्बन पे ऑटोमेटिकली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और जब ये बेंजीन के साथ लगा होता है तो बेंजीन से भी पाई इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और सल्फोनिक ग्रुप हैं तो ये स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स कहलाते हैं। ठीक है जी, अगर हम ये क्लासिफिकेशन हमने मेजर आपको ये बता दी थी, अगर इसको और ज़्यादा मज़ीद डिवाइड करना चाह रहे हैं कि स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग कौन से हैं, और ये वाले मॉडरेटली एक्टिवेटिंग है, और ये वाले वीकली एक्टिवेटिंग हैं, इसी तरह ये मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हैं, वीकली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हैं, ये मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हैं, ये स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हैं। तो मज़ीद 3 कैटेगरीज भी बनाई जा सकती हैं। अच्छा जी, अब ये बात समझना सारी क्यों ज़रूरी थी, हमने क्यों ये सारे का सारा कंसेप्ट आपको पढ़ाया, क्योंकि हमने एरोमेटिक कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं विद रिस्पेक्ट टू मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू, विद रिस्पेक्ट टू फार्मास्यूटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। को कितनी ही हमारी ऐसी मेडिसिन है जो हम यूज़ करते हैं वो ज़्यादातर एरोमेटिक इन नेचर हैं, तो इसलिए एरोमेटिक के रिएक्शन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनको समझना, इनका कंसेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनके ग्रुप, इनके सब्स्टिट्यूशन की पोजीशन अगर चेंज हो जाए तो कंपाउंड की नेचर बदल जाती है सारी की सारी, उसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन बदल जाता है सारे का सारा। तो इसलिए मुख्तलिफ़ तरह की प्रोडक्ट्स बनाना हमारी मजबूरी है, और उनके रिएक्शन को स्टडी करना हमारी मजबूरी है। कि अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल कई बच्चों को या कई स्टूडेंट्स हमारे बेचारे ये पूछते रहते हैं या हमसे ये सवाल भी करते हैं कि सर हमें पढ़ा क्यों रहे हैं, इनका क्या इम्पोर्टेंस है, हम ये पढ़ेंगे और पेपर में लिख देंगे और इसके बाद बस हम भूल जाएंगे। नहीं नहीं, ये हम इसलिए आपको नहीं पढ़ा रहे, आपको अगर इसकी इम्पोर्टेंस का नहीं पता तो इसका मतलब ये नहीं कि ये नाकारा हो गए, तो इनकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। आप डिस्प्रिन की स्ट्रक्चर उठा लें, आप पेनाडोल को देख लें, आप ब्रूफन को देख लें, ये मशहूर मेडिसिन है, ये इनके साथ सबके साथ बेंजीन रिंग लगे हुए हैं। ठीक है, अगर इन बेंजीन रिंग हैं और इनके ऊपर मुख्तलिफ़ जगह पे किसी कोई मोनो सब्सिट्यूटेड बेंजीन है, कोई डाई सब्सिट्यूटेड बेंजीन है, कोई ट्राई सब्सिट्यूटेड भी होता है, इसके अलावा बड़े बड़े ग्रुप कंपाउंड्स भी हों जो है बड़े बड़े ग्रुप लगे होते हैं, तो वो रिएक्शन करवाए जाते हैं और उससे मेडिसिन बनाई जाती हैं, और ये कंपाउंड मेडिसिन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है जी, इसलिए इस नज़रिए से हम रिएक्शन पढ़ाते हैं कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के अंदर आगे केमिस्ट्री में जो आगे साइंटिस्ट बनते हैं, मेडिसिन की फील्ड में जाते हैं, तो इंसानियत की फलाह छुपी हुई है इन रिएक्शंस में बेसिकली।
तो आपने इसलिए आप इसको पढ़ाया जाता है, ये रिएक्शन जस्ट रिएक्शन नहीं है, ठीक है जी। ये एक इंसानियत की खिदमत है बहुत बड़ी। अच्छा जी, सब बेंजीन की फॉर एग्जांपल हम क्लोरीनेशन करवाएं तो क्लोरीन लग गया, ठीक है जी, क्लोरीन लग गया। अब बेंजीन की क्लोरीनेशन करवाना ज़्यादा आसान है या फिर टॉलिन की क्लोरीनेशन करवाना ज़्यादा आसान है? फॉर एग्जाम्पल टॉलिन कहते हैं अगर बेंजीन के ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ तो इसको टॉलिन कहते हैं। अच्छा जी, अब अगर सबसे पहली बात यह है कि बेंजीन इतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है जितना ज़्यादा टॉलिन रिएक्टिव है, क्योंकि मिथाइल जो है वो एक्टिवेटिंग ग्रुप में आता है। ये मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप में है, लेकिन है एक्टिवेटिंग ग्रुप में। लेकिन ये बेंजीन रिंग को के साथ हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू जो है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है, इन्हें के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बेंजीन रिंग की तरफ ट्रांसफ़र करता है। अच्छा जी, पहली बात। दूसरी बात, टॉलिन जब बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में, मिथाइल ग्रुप सब बेंजीन के साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, तो इसका मतलब बेंजीन रिंग की एक्टिविटी या रिएक्टिविटी इन्हांस हो जाती है। अब क्लोरीनेशन करवाएंगे तो जल्दी हो जाएगी क्लोरीनेशन, लेकिन किस पोजीशन पे हो रही है? प्रेफरेबली पैरा पोजीशन पे हो रही है, क्योंकि जो हमने बताया था जो एक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं वो आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग हैं। जो कुछ आर्थो डायरेक्टिंग होंगे, कुछ पैरा डायरेक्टिंग होंगे और कुछ दोनों ही होंगे, आर्थो भी होंगे और पैरा भी होंगे, ठीक है, जिसकी डायरेक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है एक्टिवेटिंग ग्रुप की वजह से। अब जैसे ये टॉलिन है, ब्रोमोबेंजीन है, नाइट्रोबेंजीन है, अगर तीनों की हम हेलोजिनेशन करवाएं, मिथाइल मैंने पहले बता दिया कि मिथाइल जो है एक्टिवेटिंग ग्रुप है, यहाँ पे एक्टिवेटिंग सब्स्टिट्यूएंट लिखा हुआ है, तो इसकी हेलोजिनेशन करवाएंगे, आर्थो पोजीशन पे भी हो रही है और पैरा पोजीशन पे भी हो रही है। अगर ब्रोमोबेंजीन की हेलोजिनेशन करवाएंगे तो इसकी भी आर्थो पोजीशन पे भी हो रही है, पैरा पोजीशन पे भी हो रही है, लेकिन ब्रोमीन जो है वो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है लेकिन डीएक्टिवेटर है, वीकली डीएक्टिवेटर इसे कहा जाता है। वरना ये एक स्पेशल केस होता है हेलोजेंस का। जितने भी डीएक्टिवेटर हैं वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं, लेकिन हेलोजन एक ऐसा केस है, एक ऐसा सीन है जिसके अंदर ये हैं तो डीएक्टिवेटर लेकिन फिर भी आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। सिर्फ हेलोजन के अलावा बाकी कोई नहीं ऐसा केस मिलेगा आपको, ठीक है। ब्रोमीन लगा हो, क्लोरीन लगा हो, फ्लोरीन लगा हो, होना तो इनको मेटा डायरेक्टर चाहिए, लेकिन फिर भी आर्थो, क्योंकि इसके ऊपर लॉन पेयर भी होते हैं ना इनके ऊपर, हेलोजेंस के ऊपर, यानी कि मेसोमेरिक इफेक्ट के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट कर रहे होते हैं और इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ विड्रा कर रहे होते हैं। अच्छा जी, नाइट्रो ग्रुप स्ट्रॉन्गली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, स्ट्रॉन्गली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग से अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इस वजह से बेंजीन रिंग की जो है वो रिएक्टिविटी कम हो जाती है। एक तो कम होगी, दूसरी बात ये है कि ब्रोमिनेशन मेटा पोजीशन पे हो रही है, और ये मेटा जितनी जल्दी ये रिएक्शन हो जाएगा, जितनी जल्दी ये रिएक्शन हो जाएगा उतनी जल्दी ये रिएक्शन नहीं होगा। इसके लिए थोड़ी सी कंडीशन ड्रास्टिक चाहिए या फिर लॉन्ग टाइम रिक्वायर्ड होता है रिएक्शन को करवाने के लिए। इसको वेट करना पड़ता है रिएक्शन को काफ़ी देर के लिए कि ये क्योंकि बहुत स्लो होता है ना, बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, ठीक है जी। कुछ केस में तो हम ऐसा भी देखते हैं कि जिसके अंदर हमें टेम्परेचर 400 प्लस देना पड़ता है अगर नाइट्रोबेंजीन है, तो फिर जाके सब्स्टिट्यूशन होती है। दूसरी होगी तो मेटा पोजीशन पे, लेकिन ड्रास्टिक कंडीशन में होती है। होप सो आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट भी आप इस लेक्चर को हम कंटिन्यू रखेंगे।